नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार इस ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बीए भाग 3 के जो पेपर है, पेपर क्रमांक 10 और पेपर क्रमांक 11, उसका पाठ्यक्रम परिचय हमने कर लिया है। और मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम पाठ्यक्रम परिचय होने के बाद उस पाठ्यक्रम में निर्धारित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पाठ हैं, उसको हम क्रमशः विस्तार से देखने वाले हैं। तो प्रश्न पत्र क्रमांक 10 की शुरुआत जो है मैं अब करने जा रहा हूं। और मैंने आपको बताया था, और ये भी पाठ्यक्रम भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज दिया है, तो कृपया वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ पाठ्यक्रम आप देखें। उसमें पहला जो टॉपिक है प्रश्न पत्र क्रमांक 10 का, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि उस पाठ्यक्रम का, उस पेपर का नाम ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। तो प्रश्न पत्र क्रमांक 10 के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसी के संदर्भ में ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा कि हिंदी विशेषता साहित्य के रूप में हमारे सामने आती है, और वहाँ पर भी अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी लगभग फिल्म की हिंदी, विज्ञापन की हिंदी या टेलीविज़न की हिंदी, ये सभी रूप जो है हिंदी के हमारे सामने आ जाते हैं। और हिंदी के और कौन कौन से रूप हैं, और उन रूपों में वह रूप कौन सा है जहाँ पे हिंदी प्रयोजनमूलक के कटघरे में आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रयोजनमूलक हिंदी एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से आज बहुत सारे क्रियाकलाप जो है आज संपन्न हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी, ये दो रूप जो है हमें ध्यान में रखने होंगे। आपने अब तक की जितनी भी पढ़ाई की है हिंदी विषय को लेकर, वो एक तो आपने हिंदी साहित्य को लेकर पढ़ा होगा, हिंदी की कहानियाँ पढ़ी होंगी, हिंदी के उपन्यास पढ़े होंगे, हिंदी के नाटक पढ़े होंगे, हिंदी की कविताएँ पढ़ी होंगी। अर्थात ये जो कुछ रचना संसार है, ये हिंदी का साहित्यिक हिंदी का रूप है। और दूसरा जो पक्ष आ जाता है हिंदी का, वो दैनंदिन व्यवहार की जो भाषा है, जिसको हम प्रयोजनमूलक हिंदी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैनंदिन व्यवहार से तात्पर्य क्या है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कामकाज करते हैं, मान लीजिएगा किसी कार्यालय में गए हैं, हम कुछ दस्तावेज भरते हैं या फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि किसी न किसी भाषा के रूप को अपनाना पड़ता है, और उस भाषा के माध्यम से आपको वो काम निपटाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा कि आपको राशन कार्ड निकालना है, और आप तहसील ऑफिस में चले जाते हो, और वहाँ पे आपको एक अर्जी मिलती है, और उस अर्जी की अपनी एक भाषा होती है जो उस कार्यालय की भाषा होती है। अर्थात वह कार्यालय जो है उस भाषा में काम करता है। तो वहाँ पे होता यह है कि अर्जी लेने के बाद आप अपना नाम, पता, जो भी परिवार की सदस्य संख्या है, वो आप वहाँ पे उसमें लिख देते हो, और ये प्रक्रिया जो है किसी अधिकारी तक पहुँच जाती है, और उस अधिकारी को पता चल जाता है कि XYZ व्यक्ति को राशन कार्ड निकालना है। तो ये राशन कार्ड की जो प्रक्रिया है विशिष्ट भाषा के माध्यम से सामने आ जाती है, और एक उसका जो अंतिम फल जो कह सकते हैं कि अर्जी के पश्चात जितने भी आवश्यक दस्तावेज उसको जोड़े जाते हैं, और अंत में संबंधित व्यक्ति को वो राशन कार्ड मिल जाता है। ये हो गई शुरुआत से लेकर अंत तक की बात। और इसके बीच में जो भाषा काम कर रही थी, मेरे हिसाब से वो भाषा प्रयोजनमूलक है। प्रयोजनमूलक से तात्पर्य यह है किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आप कोई काम कर रहे हैं या वह भाषा अपनाई जा रही है, तो वह प्रयोजनमूलक का ही रूप है। दूसरे तौर पर दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिएगा आप रेल से सफ़र कर रहे हैं, और रेलवे स्टेशन पर आप पहुंच जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पर जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, वो सूचनाएं आप सुनते हैं, और उन सूचनाओं के आधार पर आपको पता चलता है कि अमुक नंबर की गाड़ी या XYZ गाड़ी जो है इस फ्लैट पर आने वाली है। तो आप वहाँ पे जाके रुक जाते हो। मतलब वहाँ पे सूचनाओं के माध्यम से जो भाषा आप तक पहुंच रही थी, या जिस भाषा के रूप को वहाँ पे अपनाया गया था, वह भी रूप जो है प्रयोजनमूलक हिंदी का है। अर्थात आप समझ चुके होंगे
कि दैनंदिन व्यवहार में हम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह भाषा माने क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी है। मतलब क्या है कि उस भाषा का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, वह काम करने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और उसको करने की एक पद्धति होती है और वह पद्धति जो है प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में सामने आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सामान्य भाषा भी बोलते हैं और दैनंदिन कामकाज की भाषा भी बोलते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य बोलचाल की भाषा, उदाहरण के तौर पर घर में जब हम बातचीत कर रहे होते हैं घर के सदस्यों के साथ, तब आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हम वह भाषा इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी भी औपचारिकता को वहाँ पे जगह नहीं होती है। मतलब अनौपचारिक ढंग से, मतलब वहाँ पे व्याकरण की कुछ बातें ध्यान में नहीं रखी जाती। मतलब कर्म, कर्ता, क्रिया, ये जो कुछ उसका क्रम है उसके बारे में भी हम सोचते नहीं है। अर्थात बोलते समय बोलचाल की भाषा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर व्याकरण की बातों को हम अनदेखा कर देते हैं और जैसे हमें उचित लगे, जैसा हमें अच्छा महसूस हो जाए, उसी प्रकार हम बोलचाल की भाषा जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बोलचाल की भाषा के नज़दीक ही प्रयोजन मूलक हिंदी जो दैनंदिन व्यवहार की भाषा जो है वो आ जाती है। उसमें थोड़ा सा क्या अंतर आ जाता है कि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा की शब्दावली जो है वहाँ पे निर्धारित होती है। प्रत्येक शब्दावली का अर्थ जो है वहाँ पे तय किया होता है और उस शब्द का ही अर्थ वहाँ पे ग्रहित किया जाता है या मान्य किया जाता है। साथ ही साथ व्याकरण के तौर पर भी कुछ बातें जो है वहाँ पे मान्य की जाती है और व्याकरणिक तौर पर वहाँ पे वाक्य रचना के आधार पर भी वहाँ पे बातें लिखी जाती है, बोली जाती है। मुझे बताना यह है कि प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी या सामान्य बोलचाल की भाषा, इसमें अंतर इतना ही है कि प्रयोजन मूलक हिंदी जब कामकाज में आ जाती है तो वो थोड़ा सा औपचारिक रूप धारण कर लेती है और वही भाषा सामान्य बोलचाल में जब आ जाती है तो वो थोड़ा सा अनौपचारिक ढंग से सामने आ जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि दैनंदिन व्यवहार की या घर के कामकाज के बोलचाल की भाषा अलग है और कार्यालय के कामकाज की भाषा अलग है। थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे कि बैंक में जब आप चले जाते हो तो वहाँ पे आपको पैसे निकालने हैं, पैसे भरने हैं, तो विभिन्न प्रकार की पर्चियाँ जो है वहाँ पे भरनी पड़ती है। तो उसकी जो कुछ लिखावट होती है या उसका जो कुछ लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपका नाम लिखना होता है, कितने रुपए निकालने हैं वो लिखना होता है, उसके बाद हस्ताक्षर किए होते हैं। अर्थात ये जो कुछ ढंग है, मतलब उसका जो स्वरूप है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में सामने आ जाता है। मुझे बताना क्या है कि सामान्य हिंदी, फिर साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी लगभग एक ही स्थितियों में से वो गुजरने वाली चीज़ें हैं। लेकिन साहित्यिक हिंदी में आप जानते होंगे कि बहुत बड़े कवि, लेखक, नाटककार वो अपनी रचनाएं लिखते हैं। सामान्य हिंदी में हम दैनंदिन अपना क्रियाकलाप करते हैं, दैनंदिन व्यवहार करते हैं, बोलचाल करते हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी में कार्यालय या कामकाज से संबंधित जितनी भी बातें हैं उस भाषा के माध्यम से हम कर पाते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी हम समझ सकते हैं कि साहित्यिक हिंदी से थोड़ी सी इतर है। बहुत सारे विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में कुछ बातें लिखी है। मैं थोड़ा सा वो आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको मैं जो कुछ सामान्य तरीके से या अत्यंत सीधे अर्थ में जो बता रहा था वही बात थोड़ा अलग ढंग से जो है विद्वानों ने वहाँ पे लिखी है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। विशेष प्रयोजन से क्या तात्पर्य है कि आप उस भाषा का उपयोग किसी विशिष्ट काम के लिए वहाँ पे करते हो। अर्थात हिंदी के राजभाषा घोषित होने के पश्चात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयोजन हेतु जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह प्रयोजन मूलक हिंदी है। अब थोड़ा सा आपने इसमें सुना होगा कि हिंदी जब राजभाषा के रूप में घोषित की होगी कि मतलब हो गई। अब आपको थोड़ा सा राजभाषा इसके बारे में मैंने परिचय करा के देते समय थोड़ा सा बता दिया है, फिर से एक बार उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों का हम पर शासन था और अंग्रेज़ों का शासन होने के कारण हमारे राजकाज की, प्रशासन की भाषा पूर्णतः अंग्रेज़ी थी। लेकिन बाद में भारत जब आज़ाद होने वाला था
तब आज़ाद होने के पश्चात आज़ाद देश की भाषा कौन सी हो, इसको लेकर तत्कालीन नेताओं के बीच में चर्चा होने लगी। और वहाँ पे लगभग 1946 के करीब जो है ये मुद्दा जो है विचार के लिए सामने आ गया और तत्कालीन नेताओं ने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की और सभा सम्मेलनों में ये बात आती रही। और उसके बाद जो है बहुत सारी समितियां गठित की गई और वहाँ पे मुंशी अयंगर फॉर्मूला के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और ये राजभाषा जो है संवैधानिक तौर पर उसको मान्यता मिल गई। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, ऐसा वहाँ पे प्रावधान किया गया है। और उस रूप में अगर सोचे तो हमारे सभी राजकीय या सभी प्रशासन के जितने भी कामकाज है उन सभी कामकाज को पूर्ण करने के लिए हिंदी एक राजभाषा के रूप में वहाँ पे मान्य की गई है। तो उसके दौरान वहाँ पे हुआ ये कि जब हिंदी जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई तब वहाँ पे हिंदी की जो उपयोगिता है या हिंदी की जो प्रयोजनीयता है या हिंदी का जो इस्तेमाल है अनेक क्षेत्रों में वहाँ पे होने लगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वह प्रशासन में है, व्यापार में है, तकनीकी विज्ञान में है या बहुत सारे ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे आज हिंदी काम कर रही है। और एक भाषा वैज्ञानिक है या जिनको कह सकते हैं कि ये इन्होंने भाषा के बारे में बहुत चिंतन किया है, तो इनके द्वारा लिखी हुई किताबें भी बहुत सारी हिंदी में मिलती है। उनका नाम है विनोद गोदरे जी। उनका ये कहना है कि प्रयोजनमूलक भाषा में प्रशासन, संपर्क तथा संप्रेषण आवश्यक है। प्रयोजनमूलक जो भाषा होती है उसमें प्रशासन, संपर्क तथा संप्रेषण आवश्यक है। आप जानते हैं प्रशासन से तात्पर्य क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कार्यालयीन कामकाज जो है। उसके बाद संपर्क मतलब कार्यालय में आने वाले जितने भी लोग हैं, जनता है, नागरिक है, उनके साथ संपर्क बनाने के लिए वो काम में आ जाए। और संप्रेषण हो मतलब कार्यालय में जो भी कामकाज चलता है और वहाँ पे उस कार्यालय में आने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके बीच जो है लेन देन जो है वहाँ पे चलती रहे। इसलिए प्रयोजनमूलक भाषा में प्रशासन, संपर्क, संप्रेषण आवश्यक है। और उसमें उच्चारित वाक्य प्रयोग से लेकर लिखित वाक्य तक व्याकरण सम्मत शुद्धता एवं सामाजिक भद्रता का आग्रह होता है। उदाहरण के तौर में उसका मतलब यह है, देखिएगा कि उस कार्यालय में जिस भाषा के माध्यम से संप्रेषण होता है या लेन देन होता है, संपर्क होता है, वह भाषा जो है उच्चारण के तौर पर मतलब जैसी बोली जाती है वैसे ही लेखन के तौर पर भी या लिखित रूप में भी उसी व्याकरणिक धरातल पर जो है समान हो, वह भाषा प्रयोजनमूलक हिंदी है। इस अर्थ में इसे कामकाजी हिंदी या व्यवहारिक हिंदी भी कहा जा सकता है। मतलब कार्यालय के काम संपन्न करने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है उसको हम कामकाजी हिंदी कह सकते हैं और उसी को ही कार्यालयीन हिंदी कह सकते हैं क्योंकि कार्यालय में प्रयुक्त होती है। अर्थात व्यावहारिक हिंदी भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि हम अपने दैनंदिन व्यवहार जो है उसके माध्यम से पूर्ण कर पा रहे हैं, तो इसलिए व्यावहारिक हिंदी भी इसको कहा जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी हमारी सामाजिक आवश्यकता है। असल में एक प्रयोजनमूलक हिंदी की एक विशेषता मानी जाती है सामाजिकता। सामाजिकता से क्या तात्पर्य है कि कोई भी भाषा जो है समाज में कार्यरत होती है, समाज में अग्रसर होती है और उसका सामाजिकता जो गुण है वह गुण जो है उस भाषा की उपयोगिता, उस भाषा की जो प्रयोगनीयता है उसको वहाँ पे सामने लाता है। और सामाजिकता के कारण या कोई भी भाषा जो है कोई भी एक व्यक्ति किसी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता या ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता, वो ज़्यादातर एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। तो वही रूप जो है प्रयोजनमूलक हिंदी में है कि वह उसमें सामाजिकता का गुण जो है दिखाई देता है और वो जीवन की व्यवस्था से जुड़ी होती है। जीवन की व्यवस्था से मतलब क्या है कि हम देखिएगा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जहाँ पे मान लीजिएगा कि आप मान लीजिएगा कि कोई तरकारी लेने गए हैं, मंडी चले गए हैं आप, हाँ सब्जी मंडी गए हैं, तो वहाँ पे तोल मोल की जो भाव करने की जो कुछ बातचीत है
या आपने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखे होंगे जहाँ पे व्यापारी वगैरह जो कुछ बातचीत करते हैं, ग्राहकों को किस प्रकार से वो बातें समझाते हैं, ये बातें जो है एक प्रकार से मान लीजिएगा कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी का ही रूप है। मतलब क्या है कि मेरे पास जो चीज़ बेचने के लिए है, मैं वह चीज़ कितनी अच्छी है, आप उसको क्यों खरीदे, आप इसको खरीदने के बाद इसका क्या फ़ायदा होगा, ये बात मैं जिस तरीके से उस ग्राहक को समझाता हूँ, समझ लीजिएगा कि वह भाषा जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का ही एक रूप है। मतलब क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी हमारी सामाजिक आवश्यकता है और वह हमारी दैनंदिन जीवन की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। वह व्यक्तिपरक होते हुए भी वह समाज सापेक्ष है। समाज सापेक्ष से तात्पर्य क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी पूर्णतः समाज को सामने रखकर समाज के आधार पर कार्य करती है। उसका मुख्य संबंध हमारी जीविका के साथ साथ उसके संप्रेषण कौशल्य से भी होता है। मतलब क्या है कि उसका संबंध जो है हमारी जीविका जो है, दैनंदिन जीवनी जो हम जी रहे हैं, उस दैनंदिन जीवनी में जितने भी हमें कामकाज करने पड़ते हैं उसको पूरा करने के लिए ये काम में लाई जाती है और साथ ही साथ संप्रेषण कौशल्य से भी ये काम जो है आगे बढ़ाती है। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आपकी मातृभाषा भले ही जो हो, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी एक ऐसा रूप है जहाँ पे आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क करना है, कुछ सूचनाएं संप्रेषित करनी है, कुछ अपना मंतव्य जो है लोगों को बताना है, तो ये रूप जो है मेरे ख्याल से प्रयोजन मूलक हिंदी का ही एक रूप है। और एक बात मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी उसकी आवश्यकता क्या है, मतलब उसकी उपयोगिता क्या है, वो थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ कि भारतीय संविधान ने, मैंने तो अभी कहा था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में वहाँ पे सम्मान प्रदान किया। फिर राजभाषा का दायित्व निभाते हुए हिंदी ने एक बड़े वर्ग के अर्थात बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में वो छा गई। और वो हम जानते हैं कि भारत में आप अगर सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, तो वहाँ पे लगभग 10 राज्यों की मातृभाषा हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। तो वहाँ पे इतने बड़े व्यापक समुदाय की भाषा होने के कारण हिंदी एक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में भी वहाँ पे सामने आ जाती है। उसके पीछे की वजह यह है, राष्ट्रभाषा के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रभाषा जिस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और जिस भाषा में अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को लोगों के सामने या सक्षमता से रखने की जो क्षमता होती है, मान लीजिएगा कि वो राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी में वो सभी गुण हैं जिसके आधार पर हम इसको राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि संवैधानिक तौर पर हिंदी राजभाषा है और लोगों की मान्यता या मौखिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो मैं आपको और एक बात आगे जोड़ना चाहता हूँ कि हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता यह है, देखिएगा कि राजभाषा के रूप में स्थापित होने के बाद जब वहाँ पे इसके अन्य कुछ कार्य जो है सामने आने लगे, तो उसमें प्रशासन, वाणिज्य, सूचना विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा अर्थात शिक्षा, कृषि, सेना, जनसंचार, विज्ञापन और वित्त आदि क्षेत्रों में वह सार्थक रूप में प्रयुक्त होने लगी। और हिंदी भाषा में वह सभी क्षमता रही जिसको लेकर हम मैंने अभी जो क्षेत्र गिनाए हैं, उन सभी क्षेत्रों में वो पूर्ण क्षमता के साथ जो है सफलतापूर्वक अपना दायित्व जो है निभाती रही है। और दिन प्रतिदिन बदलते परिवेश के अनुसार हिंदी जो है और ज़्यादा विकसित हो रही है। हम तो अभी जानते हैं कि अब एंड्रॉयड का युग, स्मार्टफोन का युग चल रहा है, तो आज लगभग सभी मोबाइल जो है हिंदी के माध्यम से हम ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे जैसे विज्ञान विकास कर रहा है, टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, वैसे वैसे भाषा के बारे में भी वो बदलाव जो है आ रहे हैं। और आने वाले बदलाव जो है हिंदी में सहजता से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो भी कुछ असर है भाषा पर हुआ है, लेकिन हिंदी में वो क्षमता होने के कारण वह टेक्नोलॉजी के साथ भी जो है हिंदी आज काम कर रही है। तो इसलिए निरंतर ये सफलतापूर्वक दायित्व निभाने के कारण
प्रयोजन मूलक हिंदी की व्याप्ति जो है आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी उपयोगिता बढ़ गई है। क्या है कि टेक्नोलॉजी की भाषा अंग्रेजी माना जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि सभी लोगों को अंग्रेजी आती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए लोगों की जान पहचान की भाषा, लोगों की मातृभाषा या लोगों के संपर्क की भाषा जो हिंदी है, उसके माध्यम से अगर वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि हिंदी के माध्यम से जब इस प्रकार से काम चल रहे हैं तो आज प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी और अधिक व्यापक बनती जा रही है। तो इस तरह से आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर विचार किया जाए तो हिंदी आज की आवश्यकता बन रही है और हम इसके बारे में समझेंगे और पाठ्यक्रम में भी ये मुद्दा रखा गया है और उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी, इसके पहले हम साहित्यिक हिंदी जानते थे और इसके बाद जो है आप जान जाएंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है और साहित्यिक हिंदी क्या है। अगले लेक्चर में मैं इसके आगे की बात जो है आपको बताऊंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।